नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज 21 मई 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:24 से 2:05 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में गर्मी बढ़ने की संभावना है। हवाओं में बार बार बदलाव आने की संभावना है। अब खबर विस्तार से। बॉर्डर पर 12 दिन बाद हुई रिट्रीट सेरेमनी। भारतीयों ने दिखाया जोश तो पाकिस्तानी गैलरी रही खाली। पहलगांव हमले में मारे गए पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज। विवाद के बाद विदेश जाने वाले डेलीगेशन से हटाया सांसद और क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम। टीएमसी ने बदला नाम। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की कहानी। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। बुलडोजर से ढहाए 2000 मकान। हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई में शादी करने पर नहीं मिलेगा एससी का लाभ। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मुंबई में मौत। नए वेरिएंट के भारत में आ रहे हैं केस। अब फ्रेश लो ग्रेजुएट सीधे नहीं बन सकेंगे जज। 3 साल का कोर्ट रूम अनुभव जरूरी। पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट करके सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल के पद पर नवाजा। यूरोपीय संघ ईयू ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। यूक्रेन पर हमले नहीं रोकने से है नाराज। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर बाघा बॉर्डर से। भारत पाक के बीच गोलीबारी के बाद पंजाब में बंद किए गए अटारी बाघा बॉर्डर पर 12 दिन बाद रिट्रीट सेरेमनी हुई। ये सेरेमनी करीब 1 घंटे चली। 6 से 7 मई की रात भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की एयर स्ट्राइक के बाद इसे 7 मई को बंद कर दिया गया था। अब दोबारा शुरू होने पर बीएसएफ की तरफ से इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत और पाकिस्तान सीमा पर बने गेट बंद रखे गए और दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया। इस दौरान बीएसएफ की महिला जवानों के टुकड़े ने भी परेड की। भारत की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए भारी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे। बीएसएफ जवानों के प्रदर्शन पर भारतीय दर्शकों ने जमकर हौसला बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से गैलरी खाली दिखी। भीड़ दिखाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां के वर्कर्स को गैलरी में बैठाया। बाघा अटारी के अलावा फिरोजपुर के हुसैनीवाला और फाजिल्का में सादकी बॉर्डर पर भी रिट्रीट सेरेमनी हुई। बता दें कि रिट्रीट सेरेमनी वर्ष 1959 से दोनों देशों के बीच रिवाज के तौर पर हो रही है। अब खबर पहलगांव आतंकी हमले के बारे में। पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट ने पहलगांव हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने कहा कि कोर्ट कई नीतियां नहीं बना सकता। ये काम सरकार का है। याचिकाकर्ता अपनी मांग या शिकायत उचित अधिकारी या अथॉरिटी को लिख कर दे। इसके बाद 30 दिन के अंदर उसकी मांग पर विचार किया जाएगा। हाई कोर्ट के एडवोकेट आयुष आहूजा ने 2 मई को याचिका लगाई थी। उन्होंने केंद्र और प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश देने की मांग की थी कि मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए। मरने वालों के नाम सोने के अक्षरों में लिखे जाएं और उनकी मूर्तियां भी लगाई जाएं। जहां हमला हुआ उस जगह का नाम बदला जाए। नया नाम यादगार शहीद या शहीद हिंदू घाटी पर्यटन स्थल रखा जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी सत्यपाल जैन ने केंद्र सरकार की ओर से कहा था कि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि भारत सरकार क्या कर रही है। हम दूसरे देश के साथ युद्ध के कगार पर हैं। ये ऐसे मुद्दों को उठाने का समय नहीं है। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मदरसों में अब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य की कहानी पढ़ाई जाएगी। ये फैसला उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सुकून कासनी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 451 मदरसे हैं, जिनमें लगभग 50,000 छात्र पढ़ते हैं। मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है ताकि बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा सके। इससे मदरसों में काफी सुधार आया है। अब खबर टीएमसी मुख्यालय से। विदेश जाकर पाकिस्तान और सीमा पार आतंकवाद की पोल खोलने के लिए बनाए गए डेलीगेशन विवादों में घिरे हुए हैं। केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम डेलीगेशन में शामिल किया था। एक दिन पहले यूसुफ पठान की ओर से डेलीगेशन में शामिल होने से इनकार करते हुए फैसला पार्टी पर छोड़ दिया था। अब मंगलवार को टीएमसी ने पठान की जगह राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम डेलीगेशन में शामिल करवाया है।
टीएमसी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। ये 7 डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाकर भारत का रुख रखेंगे और पाकिस्तान की पोल खोलकर समर्थन भी हासिल करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम डेलीगेशन में शामिल करने पर विवाद हुआ था, क्योंकि कांग्रेस ने थरूर का नाम डेलीगेशन के लिए नहीं दिया था। इधर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ किया। संजय झा जेडीयू, श्रीकांत शिंदे शिवसेना और कोनिमोजी डीएमके के लीडर वाले 3 डेलीगेशन को। अब बड़ी खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ के चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर से बुलडोजर चला। अब तक यहाँ पर करीब 2000 मकानों को तोड़ा गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए 50 बुलडोजर, 50 डंपर और 25 हिताची मशीन लाई गई है। इसके साथ ही 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। 29 अप्रैल को यहाँ मेगा डोमिनेशन का पहला चरण शुरू हुआ था, जो 5 दिन तक चला था। पुलिस ने यहाँ से 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। इनमें 143 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में भी सैकड़ों बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। अब खबर कोरोना वायरस के बारे में। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि पुरानी बीमारियों की वजह से हुई। एक मरीज को मुंह में कैंसर था तो दूसरे मरीज को किडनी से जुड़ी बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम थी। इधर एशिया में सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले फिर बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में करीब 14,000 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत में अभी करीब 250 मामले ही सामने आए हैं, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। अब आरक्षण के बारे में बड़ी खबर। मद्रास हाई कोर्ट ने आरक्षण के बारे में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई शख्स भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत शादी करने के लिए मर्जी से तैयार है तो शादी के बाद से ही वो व्यक्ति ईसाई माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि उसने अपना मूल धर्म त्याग दिया है। इस तरह कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो वो अनुसूचित जाति एससी का दर्जा नहीं रख सकता और आरक्षण के लाभों का दावा भी नहीं कर सकता। जस्टिस एल विक्टोरिया गोरी ने कन्याकुमारी के थेरूर गांव नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करते हुए ये बात कही। दरअसल अनुसूचित जाति की अमुथा रानी ने 2005 में ईसाई धर्म में शादी की थी। इसके बावजूद उन्होंने 2022 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थेरूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीती। डीएमके के सदस्य वी अयप्पन ने अमुथा की योग्यता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म परिवर्तन के बाद वो अनुसूचित जाति के आरक्षण की पात्र नहीं रही। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अब जुडिशरी सर्विस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एंट्री लेवल के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव अनिवार्य होगा। ये आदेश ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जुडिशरी लेवल के पदों के लिए कोर्ट रूम एक्सपीरियंस बेहद जरूरी है। कई हाई कोर्ट्स में देखा गया है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट की नियुक्तियों में कठिनाइयां पैदा हुई हैं। जुडिशियल एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान से एक अहम खबर। भारत के साथ सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में आसिफ मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना में सर्वोच्च सैन्य रैंक है
जो एक 5 स्टार रैंक मानी जाती है। ये रैंक जनरल 4 स्टार के ऊपर है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल पद सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊंचा होता है। अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। यूरोपीय संघ ईयू ने रूस पर शक्ति दिखाते हुए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईयू की शीर्ष अधिकारी काजा कैलास ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले नहीं रोके हैं, इस वजह से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है। उन पर और भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 14 मई को डिप्लोमेट्स ने रूस के खिलाफ 17वें प्रतिबंध पैकेज पर सहमति जताई थी। इसमें रूस से शैडो फ्लीट यानी तेल टैंकरों के बेड़े को निशाना बनाने की बात की गई थी। रूस के लगभग 200 जहाज, 30 कंपनियां और रूसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े 75 व्यक्ति और संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले ईयू ने पुतिन के यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल नहीं होने पर एक्शन लेने की धमकी दी थी। वहीं गाजा में जंग नहीं रोकने की वजह से इजराइल के विरोध में अब पश्चिमी देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने इजराइल गाजा में जंग रोकने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।